तो उसी रिसर्च के दौरान मैंने यूट्यूब के डैशबोर्ड में $0 देख लिया कहीं। तो मैं बोला, ये ज़ीरो है तो बढ़ता भी होगा, 1 2 5 हज़ार 2000 होता होगा। तो फिर मेरा जावा तो छूट गया, फिर मेरा यूट्यूब जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गया। आई ऑल्सो फील कि आज के टाइम में पैसा कमाना आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। आप पैसा कमा लेते हो, बचाना बहुत मुश्किल है। और जो क्विक कॉमर्स आ गए आजकल, उनके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं बचता आपका पैसा। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत। स्पेशली विद किड। कोई भी पेरेंट है या फिर अभी जिनकी शादी भी हुई है, सब ये चीज़ फेस कर ही रहे हैं कि खर्चे हो रहे हैं। तो आप ये कुछ ट्रैक करते हो का कि यहाँ पे ये पैसा यहाँ जा रहा है, ये पैसा यहाँ जा रहा है? वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दैट यू आर सेइंग कि मैं SIP पे रिलाई नहीं करता, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपकी इनकम थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। पीपल वुड डिसएग्री एज वेल। उन्होंने बोला कि आप पैसा बचा नहीं पाते ना। हाँ नहीं, बहुत चैलेंज है बचाने का। तो मेरा कैसे बचेगा? तो बोले कि देखो, आप उसके लिए आपको कुछ 4-5 अकाउंट से। तो बोला अच्छा ठीक है यार, अकाउंट्स को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट आई एम फॉलोइंग एंड दिस इज SIP वाला जो सिस्टम है। एंड इफ आई एम इन्वेस्टिंग, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं SIP में करता है एक कंसिस्टेंट अमाउंट, तो उसमें क्या डिफरेंस होता? Today we have a very special guest, Amit Mishra. He is an entrepreneur, a very successful content creator, and a father. Today he is going to share with us his personal finance journey, his journey as a father, and how he is planning education for his child. Welcome, Amit. How are you? आप गुड। So tell us a little bit about yourself, आपकी जर्नी के बारे में। आई रन 3 ब्रांड्स। एक मेरा बिजग्रो मेरी एजेंसी है, एक अपना होस्टिंग कंपनी है, और एक वेबसाइट है trytech.com से ब्लॉग है। काफ़ी टाइम से अपन उसको चला रहे हैं, 10 साल होने को है। आई वॉज वर्किंग इन अ कॉरपोरेट, मैं विप्रो में काम करता था। तो वहाँ से मुझे ये सब जो ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टार्ट किए, इसके आइडियाज़ लगे कि ऑनलाइन भी आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते। तो आई वॉज ऑल्सो डूइंग अ जॉब, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब थी। सैलरी वॉज नॉट गुड। तो मैं ऐसे ही अपने मैनेजर के पास गया एक दिन। मैंने उनसे बोला कि सर, आपकी सैलरी कितनी है? तो क्या होता है कि सैलरी रिवील नहीं कर सकते कॉर्पोरेट्स में, वो रूल होते हैं बहुत सारे। देन उन्होंने नारा करते हुए बताया कि मेरी सैलरी इज़ लाइक 65,000 और कट कुट के 60,000 तक आ जाती है। मैंने बोला सर कितना साल हो गए, इन द हाउ मेनी ईयर्स यू हैव बीन वर्किंग इन कंपनी? तो बोले कि मुझे 7 साल हो जाएंगे आने वाले February 18 को शायद। फिर मैंने सोचा, आई कैलकुलेट कि भाई अगर मुझे भी 5-6 साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये दिस इज़ कुछ भी नहीं है, 60,000 कुछ भी नहीं होता है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो समझ में आ गया यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म टू मेक मनी ऑनलाइन। तो उसी रिसर्च के दौरान मैंने यूट्यूब के डैशबोर्ड में $0 देख लिया कहीं। तो मैं बोला, ये ज़ीरो है तो बढ़ता भी होगा, 1 2 5 हज़ार 2000 होता होगा। तो फिर मेरा जावा तो छूट गया, फिर मेरा यूट्यूब जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो फिर यूट्यूब से मुझे इतनी पेमेंट आती थी जितने मेरा साल का पैकेज था, आप खुद समझो। फिर धीरे धीरे फिर मैंने यूट्यूब पे ही फोकस किया, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, और कुछ चली कुछ नहीं चली, कुछ अचानक से वायरल हो गए। तो वहीं से फिर स्पॉन्सर अपॉर्चुनिटीज़ आई, काफ़ी कुछ सीखा कि अच्छा, एक लिंक डालने का पीपल कैन पे यू $500। मैंने बोला अच्छा। फिर वेबसाइट्स के बारे में पता चला, तो वेबसाइट स्टार्ट की, ब्लॉग्स बनाए अपने, काफ़ी सारे ब्लॉग्स बनाए। फिर मैंने बाहर इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे फोकस किया। तो धीरे धीरे ऐसे बिजनेस बढ़ता रहा। फिर मैंने एक टाइम पे जॉब छोड़ दी, मैं फुल फ्लेज अपने सारे इसी बिजनेस। अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत डेडिकेटिंग सी चीज़ है जो वी कैन लर्न फ्रॉम यू, कि आपको रियलाइज हो कि 65,000 इज नॉट गुड इनफ एंड देन यू ऑप्ट फॉर मोर। आपने ये चीज़ लाइक कि कहाँ से आना है, कि लाइक आपने फैमिली में देखा है कि नहीं इतना नहीं, इससे ज़्यादा करना है, या बिजनेस बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, या फाइनेंशियल कुछ डिस्कशंस ऐसे रहते थे घर में जिससे आपको लगा कि नहीं इतना तो काफ़ी नहीं होगा, आई मोर? कि फाइनेंसिस तो सबकी प्रॉब्लम होती है, सबके घर में डिस्कशन होता है कि आप सबको पता होता है मेरे पापा कितना कमा रहे हैं, और मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं कितना कमा रहा हूँ, और मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या अचीव करना है। तो स्ट्रगल और आपका गोल कि भाई इतना पहुँचना है, वो तो सबके साथ होता है। तो जब वही सब मतलब स्ट्रगल्स होते हैं, कई कई बार ऐसे भी सिचुएशंस आती थी घर में कि भाई पैसे नहीं, बहुत चैलेंजेस चल रहे हैं, अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो सबके घर की कहानी है कि भाई अब हमको कोई फंक्शन करता है, पैसा नहीं है। हमको फॉर एग्जांपल आपको कोई पढ़ाई करनी है, मतलब अगर आपको बाहर जाना है, जैसे मेरा छोटा भाई बोलता है मुझे जर्मनी जाना है। तो अब उसको जर्मनी जाना है, उसको पता नहीं है कितना खर्चा आएगा, बट जर्मनी जाना है, तो वो गोल सेट हो गया। तो अब उसके लिए क्या काम आप कर सकते हो, आपकी जेब में कितना पैसा है, वो पापा से मांगेगा, नहीं तो भैया से मांगेगा। तो वही सारी चीज़ें, तो वहाँ से लगता था कि जो कमा रहे हैं दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, हमारी रोज़ की ज़िंदगी नहीं इससे चलेगी। तो फिर और पैसा तो मोटिवेशन है आज के टाइम। ट्रू।
तो पैसा अगर नहीं कमा रहा आदमी तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसको लोग वैल्यू नहीं करते, तो जो कि वेरी फैक्ट चीज़ है। फैमिली में डिस्कशन सबके होते हैं, वही नॉर्मल। मेक सेंस। और कितने कंफर्टेबल थे आपके पेरेंट्स आपके साथ फाइनेंशियल डिस्कशंस करने में? व्हेन आई वाज इन माय जॉब तो फिर समझ में आएगी, पेरेंट्स आर आल्सो कंफर्टेबल, और पूछने लगे पैसे कि भाई आप क्या बना रहे हो, कितना पैसा, आपके सारे खर्चे मीट हो जा रहे हैं, कुछ पैसा चाहिए तो नहीं घर से। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में तो मुझे थोड़े बहुत मैंने घर से वापस पैसे मंगवाए, क्योंकि सैलरी वाज नॉट दैट मच। देन 1 साल के बाद फिर मैंने देना वापस स्टार्ट किया कि लाइक मैं घर पे भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कहीं और भी लगा रहा हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी मतलब जितना भी मुझे आइडिया रहता था, जितना पर्सनल फाइनेंस हो गया, जो आप वीडियोस देखते हो, कहीं से कुछ सीखते हो, खुद की भी लर्निंग्स होती है, तो फिर अलग अलग जगह से पैसे लगाने लग गया और भेजने लग गया, तो फिर लोग वैल्यू भी ज़्यादा करने लग गया, क्या वाली हाँ कमा रहा है, कुछ कर रहा है। ट्रू ट्रू। अच्छा, अभी आपका बेबी है, राइट? हाँ, वो अभी 3 साल का हो जाएगा फरवरी में, 6 मई में। Congratulations on that. How is it going so far? हाँ, अभी चल ही रहा है। अभी जो मैं सूट पहन के आया, उसके पहले मैं एक और सूट पहन के आने वाला, पॉडकास्ट शूट कर रही है मैंने, उसने सब गिरा दिया इस पे, टी-शर्ट भी सब चेंज करा मैंने। तो मैं बहुत अच्छे से रेडी हुआ था, अब जाने दो, फिर लेट हो रहा है। तो इट्स लाइक कि आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस वो बना देते हैं। राइट। तो ऐसे ही बच्चे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को हमें उनसे मिलता है कि भाई पहले मुझे ये लगता था कि दूसरे के बच्चे को कि मैं देखता है लोग इतना प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जब मैं देखता था भाई क्यों कह रहे हो तुम इतना प्यार अपने बच्चे को, क्यों तुम उसकी बातें सुन रहे हो। जब अपने हो जाता है बच्चे, देन यू फील लाइक कि वाई पीपल वर लाइक कि ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। तो वो आज समझ में आता है कि भाई अब प्यार क्यों किया जाता है, वो अलग ही है, मतलब ब्लड रिलेशन इज़ डिफरेंट। अब खुद का है तो पता देता है। बिल्कुल। बट बहुत सारी चीजें होती है ना, इट्स नॉट जस्ट लव, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिव। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक पहले हम सब अभी क्या है कि जैसे उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, आईपैड देखता है, फ़ोन तो नहीं दिखाते बट आईपैड से भी हम थोड़ा कम ही दिखाते हैं जितना हमें समझ में आता है। बाकी अब वो बोलने लग गया है तो बहुत कुछ बोलता है, मतलब उसकी हरकतें, वो बात कर रहा है, आप उससे नहीं बात करोगे तो बोलेगा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो आप। तो अब इतनी सी एज में 2.5 साल का बच्चा अगर ये बोले कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और आप मुझसे गुस्सा हो क्या, तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको लगेगा अच्छा भाई बच्चा बड़ा हो रहा है। काफ़ी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाता क्योंकि ऑफिस मीटिंग्स, मेरी वाइफ है वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो बाकी सुबह शाम में जो भी जितना ही मिलता है जितना उतना ही, कि काफ़ी अच्छा माहौल बना रहता है घर का। मतलब थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है, यू फील कि हाँ मतलब एक बार को कहीं आपको लगता है बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है लाइफ में, फिर समझ में आता है प्रेशर है तो ठीक है, मतलब किसके लिए आप कर रहे हो, तो वो तब नहीं फील आता। जब अब ये समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे पाला है, मतलब आपकी ना रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आपके पेरेंट्स के प्रति। आपकी वाइफ होम मेकर है? शी इज़ अ टीचर, तो अभी उन्होंने पॉज ले रखा है फ्रॉम हर जॉब की, क्योंकि बेबी था तो 2 साल है, अभी कैसे जा सकती थी, तो उसके बाद शी विल अगेन कंटिन्यू। वैसे चेंजेस कितने आते हैं? जैसे अभी आपका बेबी छोटा है, 3 साल का है, ऑल्दो तो पहले कैसी लाइफ चल रही थी और अभी कितने चेंजेस हो गए होंगे? पहले तो आपके पास ना बहुत सारा फ्रीडम रहता था, आप कहीं भी रात में चले गए, कहीं पे भी आप घूमने निकल गए, आपको अगर कहीं ठंडी जगह पे जाना है आप चले गए, आपको 3 बजे उठ के कहीं जाना है, किसी फ्रेंड का कॉल आया, फिर आपने कुछ प्लान किया निकल गए। बट अभी क्या होता है, आपको प्लान करना पड़ता है कि अगर बच्चा आपका छोटा है, वो सो रहा है, उसको कैसे आप लेके जाओगे, उसके लिए पहले क्लोथ्स उसका अलग से बैग पैक होगा, देन उसके क्या खाएगा वो, उसके लिए भी अलग से आपको पैक करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप अपने लिए तो आप कुछ भी खा सकते हो, बाहर जो भी मिल गया, बच्चे के लिए आप टू अरेंज एवरीथिंग, अगर वो नहीं है तो भी टेंशन रहेगी क्या खाना चाहिए। तो मतलब खाने से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, और कैसा वो बिहेव करेगा उसको वहाँ पे, कंडीशंस कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, तो उस सब के प्रति उसको एडजस्ट होना है तुम वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको प्लान करना होता है कोई भी ट्रिप। वैसे फाइनेंशियली क्या होते हैं चेंजेस? जैसे पहले क्योंकि आप और आपकी वाइफ हो एंड यू सेड कि वो भी उस टाइम पे जॉब कर रही थी, अब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आप पे है क्योंकि शी इज़ विद द चाइल्ड अभी, तो क्या चेंजेस आते हैं फाइनेंशियली? चेंजेस, खर्चे बढ़ जाते हैं आपके। आप अगर फॉर एग्जांपल आपका मंथली एक्सपेंसेस लाइक 50,000, तो आप उसमें 40,000 और ऐड कर लो। 40,000? दैट डिपेंड्स आप कितना खर्चा करना चाहते हो। नहीं करने को तो आप अपने सेम जो आप खर्चा करते हो उसी में एडजस्ट कर लो। बाकी खर्चे एक्स्ट्रा तो बढ़ जाते हैं।
बच्चों की चीज़ें एक्सपेंसिव भी पैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर आप उनके जैसे अगर बच्चा आपका फार्मूला मिल्क पीता है तो काफ़ी खर्चा आ जाता है। बाकी देन उसके बाद कपड़े हो गए और इनके जो एसेंशियल्स हो गए, पाउडर और सोप्स और दुनिया भर के पता नहीं वाइप्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती है। उसके बाद बच्चा आपका बड़ा होता है तो आपको ना उसको जैसे स्ट्रॉलर दिलाना है, साइकिल दिलानी है, तो मतलब दैट इज़ नॉट अ चैलेंज, बट ये है कि आपको अच्छा लगता है मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम साइकिल पे बैठेगा तो कैसा दिखेगा, स्ट्रॉलर पे बैठेगा चलना सीख रहा है तो कैसा रहेगा। तो खर्चे तो बढ़ते हैं बट वो इतना फील नहीं होता क्योंकि आप आपके बच्चे के लिए कर। बच्चे के लिए ज़्यादा ही आपको मतलब नहीं फील होता है। इट्स ओके, चलेगा, तो आदमी कर सकता है। आई थिंक इसीलिए इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं बच्चों की चीज़ें, बिकॉज पेरेंट्स आर विलिंग टू डू इट। यस यस डेफिनेटली, क्लोथ्स तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। वैसे अभी यू मेंशन कि आप इस साल भेजने वाले हो आपके चाइल्ड को, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग की आपने वैसे 3 साल में या उससे पहले? अभी एज सच प्लानिंग जैसे ये सोचा है कि अगर जैसे स्कूल में जाएगा तो उसके एक्सपेंसिव बढ़ेंगे, मतलब काफ़ी अभी हमने जैसे यहाँ पता किया जो प्री स्कूल्स एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। 5,000 6,000 रुपीज़ मंथली उनकी स्कूल की फीस है। मैं बोला हमारी नहीं होती थी इतनी, तो बच्चों का काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो एक तो वो चीज़ है। देन मैंने प्लान ऐसा किया है कि कुछ एक फ़ंड सेट असाइन कर देता हूँ मैं, जैसे मैं लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो वो एक रहता है कि महीने में अगर आप 10,000 20,000 डाल रहे हो डिपेंडिंग, तो वो अमाउंट मैं उसके लिए सेट असाइड कर देता हूँ, ये इसके लिए। और ये कब शुरू किया आपने? ये ऐसे तो जब वो बॉर्न हुआ तब तो एकदम से ध्यान में नहीं आया, बाकी अभी मैं 2 साल से ही मेरे को थोड़ा मतलब आइडिया आया कि जब वो 2 साल का होने वाला था मैंने नहीं चेस के लिए भी कुछ करना है। क्योंकि अब स्कूल पास में आ रहा है कि स्कूल स्टार्ट हाँ, करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फंड रहता है कि कुछ मैं सेविंग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, कुछ और मतलब म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, बाकी कुछ स्टॉक्स भी मैं वो सब तो मेरा अपना मैं करता रहता। कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट आप रखते हो कि कुछ अमाउंट तो निकालना ही है। हाँ, मतलब वैसे अगर मेरे आप फाइनेंसिस की बात करें तो मैं अपनी जो भी इनकम का ट्राई करता हूँ 30 to 35% मैं उसको इन्वेस्ट कर दूँ। और वैसे तो बोला जाता है, मैंने एक जो बुक पढ़ी थी क्योंकि मुझे पहले ना आइडिया नहीं था, मैंने सब मतलब लोगों को देख के सीखा या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा, या जिनके साथ जैसे मैं भी अपने चैनल पे पॉडकास्ट करता था, अभी भी करता हूँ, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि वो बाद में आफ्टर द पॉडकास्ट दे बताते हैं कि भाई अच्छा आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना रिटर्न आपको मिल रहा है, ये करना चाहिए, क्या बेस्ट म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक पिक करना है, कब डालना है, तो मैंने वहाँ से सीखा। तो फिर 30% मैं कोशिश करता हूँ, बाकी वो फिर डिपेंड करता है क्योंकि एज हम सब ऑन द पे तो कोई फिक्स सैलरी नहीं है, किसी मंथ बहुत अच्छा आता है, किसी मंथ आपको नहीं आता है, तो आप उस मंथ आपको फिर जिस मंथ आप सेव कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वो ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना पड़ता है। वैसे भी आपने मेंशन किया कि हमारे टाइम पे इतना नहीं था प्री स्कूल में, और अभी है, तो क्या डिफरेंस है? डू यू हैव एन आइडिया कि उस टाइम पे कितना था? हमारे टाइम पे आंगनवाड़ी होता था, अभी तो बच्चों को प्री स्कूल में मतलब पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हम सब सीधे किसी स्कूल में जा रहे हैं, देन हम पहले प्री स्कूल प्ले में जाते थे। प्ले में कितना ही लेते, 500 रुपीज़ मैक्स। और अभी 5000, हाँ, तो कितना बढ़ गया है? 10। 5 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 100 200 रुपये 150 रुपये ऐसे ना, मतलब हम ले सकते हैं एवरेज 10 टाइम्स तो बढ़ ही गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया। विद इन लाइक हाउ मेनी इयर्स? 30? हाँ, कह सकते हो 30। हाँ, 30 इयर्स में 10 टाइम्स बढ़ गया है। वाह। और हायर एजुकेशन के लिए फिर क्या होगा? आपने सोचा है कोई कुछ? कुछ जैसे सोचा नहीं है, बट ये है कि जब तक वो बड़ा होगा तो मान के चलो आप मतलब 1 1 2 CR आराम से आपको रखना पड़ेगा अपने पास। वो अगर उसने बोला कि मुझे बाहर जाना है, देन यू हैव टू प्लान कि वो अगर मुझे बाहर पढ़ना है, बच्चे को आपको इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आगे भेजना है, तो देन यू हैव टू हैव सम फंड्स, वो आपको पहले से ही ध्यान में रख के तब बचाना पड़ेगा, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप उसके नाम के लेके डाल दे रहे हो, बाद में जब वो मैच्योर होगी आप उसको। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, कोई आप अभी कुछ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लाइक उसके आगे हायर एजुकेशन के लिए? अभी एज सच मैंने सोचा नहीं है, बट ये है कि मैं उसके नाम का लाइक कि भाई वीर है मेरे बच्चे का नाम, उसके लिए मैं कुछ इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ, तो आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग लमसम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स। और इसमें म्यूचुअल फंड से भी 2 3 फंड्स हैं जो मैंने बोले कि नहीं ये तीर के लिए आई इन्वेस्ट इन दीज। तो मैं ऐसे SIP नहीं कर पाता क्योंकि मेरे से उस SIP वाला सिस्टम, एज यू नो आई टोल्ड कि हमारी जो फिक्स इनकम नहीं होती, किसी मंथ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी, किसी मंथ लाइक नॉर्मल है, तो फिर वो SIP का अमाउंट अगर एक एक्स अमाउंट है और वो हमारे खर्चे के हिसाब से हमने सोच रखा है कि हम 30% इन्वेस्ट करेंगे, वो मीट नहीं हुआ तो वो फिर बाउंस हो जाएगी। तो बेटर है कि आप एक लमसम अमाउंट ही डालो। और जैसे मेरे पास सिंपल रूल है, जो भी अमाउंट आपके पास आता है मैं
कोशिश करता हूँ कि 20% ऑफ दैट अमाउंट उसको मैं इन्वेस्ट कर दूँ म्यूचुअल फंड में, या फिर अब स्टॉक्स में भी डिपेंड करता है। मेजरली मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, और स्टॉक्स मतलब आप कह सकते हो ज़्यादा फोकस मेरा म्यूचुअल फंड पे रहता है, क्योंकि स्टॉक्स आर मोर वॉलेटाइल और ज़्यादा आइडिया होता नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। और प्रॉपर्टी का भी आपने मेंशन किया कि दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, दैट इज़ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट प्रॉपर्टी का मैं सोचता हूँ कि अभी के लिए अगर आपके पास बड़ा पैसा है, लाइक यू हैव गुड कैपिटल टू इन्वेस्ट, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी में। लेकिन चैलेंज क्या होता है, जब आपको ज़रूरत होती है तो एकदम से वो ना सेल आउट नहीं होती, चैलेंजेस होते हैं। मेरे ख्याल से व्हाट आई फील कि आप उतना ही अमाउंट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट रियल एस्टेट नो डाउट उसका कोई मतलब कोई मैच नहीं है। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा लोग उस पे फोकस्ड रहते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। बाय द वे कैन यू शेयर अ ब्रेकअप कि से आप 100 रुपीज़ अगर अर्न कर रहे हो तो आप उसको कैसे डिवाइड करते हो? बच्चे के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने लिए खुद के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, नेसेसिटीज़ में कितना जा रहा है, कितना सेव कर रहे हो, इमरजेंसी फंड्स इफ यू हैव। ओके, तो अभी जैसे व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस, इतने टाइम पे लोगों से, जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या फिर जो भी फाइनेंस में काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनके साथ जिनसे मैंने बात किया है, तो वो तो बोलते हैं यू शुड फॉलो सम रूल्स, जैसे 50-30-20 रूल जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। बट वट आई फील कि एवरी टाइम वो फॉलो नहीं हो पाता है सबसे ही, क्योंकि रियल ग्राउंड पे जब आप जाते हो तो चैलेंजेस होते हैं, आपको अचानक से कुछ खर्चे आपको करने पड़ जाते हैं, जैसे इमरजेंसी, जैसे बेबी को चोट लग गई थी तो पता नहीं था वो निकल गया। आजकल जैसे अभी मैं बता दूं, मेरे अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 50 रुपये मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 50 में मैं अपने सारे खर्चे मीट कर लूँ, जिसमें से 30 रुपये मैं कोशिश करता हूँ म्यूचुअल फंड में डालो, 10 रुपये मैं इमरजेंसी फंड में, और 10 रुपये मतलब 10% पर वीर के लिए, जो कि वो कहीं भी यूज़ कर सकता है, मतलब इन स्टडीज़ और वट एवर। नाइस। तो लाइक दे कैन यूज़ आगे जहाँ पे भी अगर हायर एजुकेशन में जाना है वहाँ पे, तो हाँ, अगर यहाँ इंडिया से करना है या वहाँ से करना है? देखिए आज के टाइम पे वट आई ऑल्सो फील कि आज के टाइम में पैसा कमाना आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। आप पैसा कमा लेते हो, बचाना बहुत मुश्किल है, और जो क्विक कॉमर्स आ गए हैं आजकल, उनके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं बचता आपका पैसा। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत, स्पेशली विद अ किड। हाँ, किड के साथ तो है ही। आप मतलब जो भी क्विक कॉमर्स है आप यूज़ कर रहे हो, आप जैसे हम सब ब्लैंकेट, अभी ज़ेप्टो, ये सब काफ़ी, तो मेजर खर्चे अगर आप काउंट करोगे तो ज़्यादातर हम यही कर रहे हैं। हमने कुछ भी ग्रॉसरी ऑर्डर कर दिया, उसमें बच्चे के लिए जो भी ऑर्डर कर दिया, तो सब मेजर खर्चा क्विक कॉमर्स पे हो जाता है। क्योंकि ईज़ी हो जाता है, जब इसे कर लो, वरना सोचे, बाहर जाए, लेके आए। अभी तो ये सब उस कॉन्सेप्ट्स पे भी आ गए हैं कि लाइक आपको कैफ़ेज़ ऑनलाइन मिल जाता है, मतलब जैसे ज़ेप्टो कैफ़े है, ब्लिंकिट का बरिस्टो है, आई थिंक बरिस्टो ही है। तो वहाँ से क्या होता है कि हम खाने के सामान भी काफ़ी जल्दी ऑर्डर कर रहे हैं। इवन जो स्विगी, ज़ोमैटो, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिलीवरी लेके आ रहे हैं। तो उस चक्कर में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस हो जाते हैं, और हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे ही है, आपने प्लान किया कि भाई आप 50 रुपये खर्च करोगे, आप देख रहे हो कि 45 रुपये तो आपने सिर्फ इन्हीं प्लेटफॉर्म पे ही खर्च कर दिए। फिर और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, बहुत सारे और भी छोटे-मोटे खर्चे तो रहते ही हैं। वैसे आपके इतने साल है, जैसे भी आपने ये सब खर्चे बताए, और आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, कोई भी पेरेंट है या फिर अभी जिनकी शादी भी हुई है, सब ये चीज़ फेस कर ही रहे हैं कि खर्चे हो रहे हैं। तो आप ये कुछ ट्रैक करते हो का कि यहाँ पे ये पैसा यहाँ जा रहा है, ये पैसा यहाँ जा रहा है? जैसे अभी तो पहले मैं कुछ ऐप्स यूज़ करता था, बट अभी तो व्हाट आई डू कि एक्सेल है मेरे पास, ज़्यादा हैंडी रहता है कि मंथ के एंड में एक डेट को मैं बैठता हूँ कि मैंने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, मिसलेनियस, ग्रॉसरी और बच्चे के ऊपर, जैसे कि मतलब ऐसे मेंशन नहीं करता, बट अगर हम उसमें देखें तो मोटा चंक ऑफ द अमाउंट वो बच्चे के लिए खर्च हो रहा है, क्योंकि आपने उसके जो भी फूड आइटम्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, देन मोस्टली जैसे आपने डायपर बताया, तो अभी डायपर अगर कम यूज़ होने लग गया, क्योंकि अब समझ गया है, तो जब कभी हम बाहर जा रहे हैं देन ओनली वी आर यूजिंग दैट डायपर एंड ऑल। तो बाकी मोटा खर्चा मतलब खाने पे ही है, और ज़्यादा कुछ। डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट वैसे टू कीप एन आई? बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं, जैसे वो वाला नहीं होना चाहिए। जा कितने ने मुझे बताना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, जैसे हम सब बहुत सारे सीआरएम टूल यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, जैसे बाइट ड्राइव भी यूज़, उसमें ये पता रहता है कि हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, उसमें एक्सपेंसेस का ट्रैक नहीं होता। तो हमको ये रहता है कि अच्छा इस मंथ हमने एक एक्स अमाउंट बना लिया,
तो वी वर वेरी मोटिवेटेड, हाँ भाई बहुत पैसा बना लिया। जब देखोगे तो बचते, तब पता चलता है। हाँ एक्सपेंसेस ट्रैक करो यार, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मतलब पैसे कहाँ से जा रहे हैं पता नहीं लग रहा है। आई थिंक लाइफ में भी ऐसा ही है, लाइक जैसे बिजनेस में आप बता रहे हो सीआरए कुछ पर तो लाइफ का भी ऐसा ही है कि आप कमा रहे हो तब लगता है इतना पैसा कमा रहे हो, लेकिन में वही ना, खर्च पे पैसे कमाना आसान हो गया आज के टाइम में, लेकिन बचाना बहुत बहुत डिफिकल्ट है जो लोगों को। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा कमाना ही मुश्किल है, बट द थिंग इज कि पैसा बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग नहीं बचाते हैं वो सोचते हैं कि अब क्यों बचाएं, हम फ्यूचर जो होगा देख लेंगे। लेकिन आपको पता है पैसा अगर आप नहीं बचाओगे तो आपके बुरे टाइम पे कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं आता है, बस पैसा आता है। बस पैसा ही आता है। तो मनी बोलते ही लाइक सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दैट यू आर सेइंग कि मैं एसआईपी पे रिलाई नहीं करता, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपकी इनकम थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। तो यू डिसाइड कि जब भी मेरा उस मंथ में जो एक्सपेंसेस या जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है मैं उतना इन्वेस्ट करूँगा, जो भी परसेंटेज आपने सोचा मैं उतना इन्वेस्ट करूँगा, बट यू वोंट गो फॉर एसआईपी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक पीपल वुड डिसएग्री एज वेल। तो जितने भी जैसे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये सब बोलते हैं कि एसआईपी करो एसआईपी करो। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देख के मैंने ट्राई किया कि मैं एसआईपी करूं, बट मुझसे खुद से होता नहीं, क्योंकि मुझे उसमें मोटिवेशन फील नहीं होता कि हाँ आप वेट कर दो। क्योंकि जैसे जिसकी सैलरी आती है एक दिन उसको पता है कि हाँ सैलरी आ रही है, इतना अमाउंट मेरा ऑटो डेबिट हो जाएगा एसआईपी में, और सबको पता होता है कितना पैसा वो एसआईपी में डाल रहा है एवरी सिंगल मंथ। बट हम सबके साथ क्या पता नहीं, मेरे साथ ये है कि जैसे हम सबका डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आता रहता है, एक फिक्स डेट नहीं है। तो जो एक अमाउंट आता है उसका जैसे पहले था, पहले मैं 10% कर देता था कि रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो बुक स्टार्टिंग के 2-4 पैराग्राफ्स और एडिशंस पढ़ लिए, फिर समरी निकाल ली, तो उसका जो एक क्रक्स निकाल के आया कि जो वो बंदा अमीर था वो क्यों अमीर था। उसका एक ही रीज़न था कि वो जो भी पैसा आता था उसका 10% इन्वेस्ट कर देता था बस, और बाकी के पैसे वो जैसे अगर 100 रुपये आए तो ये मानता था कि मेरे पास 90 रुपये ही आए, वो 90 में अपना सब चला था, 10 उसने इन्वेस्ट कर दिया। वैसे इफ यू हैड टू गिव योर चॉइस, ये अभी आपका बच्चा अब 3 साल का है, वंस दे गेट 18 समथिंग, 3 फाइनेंशियल एडवाइस दैट यू वुड वांट टू शेयर विद देम। सबसे पहला तो वही कि एटलीस्ट आप सेव करो 10%, एटलीस्ट सेव करो व्हाट यू आर मेकिंग, क्योंकि 10 से ज़्यादा अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा ये कि अभी जैसे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, मैंने इन्वेस्ट करना बहुत लेट स्टार्ट किया, तो जैसे मैं तो अभी उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो व्हाट आई फील कि इसको कंटिन्यू कर लो। तीसरा बस एडवाइस ये रहेगा कि पैसे को आप कहीं भी खर्च कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से खर्च करो, मतलब अननेसेसरी चीज़ों में मत करो, क्योंकि जैसे उस टाइम पे मुझे नहीं पता कैसा माहौल रहने वाला है। आज के टाइम पे पीपल हैविली स्पेंड ऑन, मतलब आप पार्टीज करो, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप देखो, आप अगर बचा रहे हो और आपने एक्स अमाउंट आपके नो गिल्ट एक्सपेंस एक अपने फंड बना लिया, फॉर एग्जांपल नो गिल्ट एक्सपेंस, कि भाई अगर मैं खर्च करूंगा तो मुझे दुख नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे अगर आज है तो मैंने 500 रुपये उसमें डाल दिए, अगर मेरे पास कहीं से 10,000 आए मैंने 500 उसमें डाल दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। वो मेरा नो गिल्ट एक्सपेंस है कि मुझे अगर मूवी देखने जाना है तो आई इन्वेस्ट फ्रॉम दैट अकाउंट। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे पास नेहा कुमार मतलब 10 अकाउंट्स हैं, बट मैनेज करना आसान नहीं है। अभी मैंने कट शॉर्ट करके 3 बैंक अकाउंट्स पे ही आ गया हूँ मैं। तो 3 अकाउंट्स में रहते हैं, एक अकाउंट रहता है नो गिल्ट एक्सपेंस, अगर इस पे से खर्च करो तो मुझे दुःख नहीं होगा। जैसे कई बार अपना डिनर करने जाते हैं कहीं बाहर, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आप कर देते हो, आपका बिल आ गया 5-6 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये। तो जो लोग या पेरेंट्स हमारे वो बोले भाई कहाँ खर्च करो इतना ज़्यादा पैसा, ये क्यों उड़ा रहे हो इतना पैसा, मतलब थोड़ा कम खर्च कर लो। तो वो पता है, हमको पता है कि हमने इसको सेव इसलिए कर रखा है कि हमें गिल्ट नहीं होगा। अगर हमने इसको मूवी देखने जा रहे हैं तो 10 लोगों को सारी फैम चलो सबको हम स्पॉन्सर कर गए, 10 के 10 चलो। तो वो नो गिल्ट एक्सपेंस बनाना चाहिए। तो उसको भी बनवा कि इच्छाओं को मत मारो, एक फंड बना लो, एक या फिर एक अकाउंट बना लो जिसको आप नो गिल्ट एक्सपेंस कहोगे, कि भाई गिल्ट नहीं होना चाहिए। वैसे जैसे जैसे आपके बच्चे की एज बढ़ रही है, आपकी स्ट्रैटेजीज आप कैसे चेंज करोगे? आर यू स्टिल लर्निंग अ फ्यू थिंग्स या फिर आप कुछ अब नया ट्राई करना चाहते हो फॉर योर किड्स स्पेसिफिकली? देखिए ऐसे अभी तो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं है, बट ये है कि हाँ डेफिनेटली चीज़ों में चेंजेस तो आएंगे आएंगे। आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर पैसा कहीं लगा रहे हो, वो मेरे अकॉर्डिंग मेरी लर्निंग हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। तो
इन फ्यूचर जब वो बड़ा होगा तो मैं जो एसआईपी नहीं करता हूँ, मतलब कंसिस्टेंटली एसआईपी नहीं हो पाता है, तो क्योंकि जैसे लोगों ने बोला कि ऑटो डेबिट हो जाता है, हाँ वो ठीक है, बट मुझे वो दिखना चाहिए कि मैं डेली बेसिस पे वो मेंटेन करता हूँ कि मैंने अगर इस दिन इस म्यूचुअल फंड में कितने पैसे डाले। तो मैं एयर टेबल करके एक टूल होता है, मतलब एक्सेल शीट्स का अपग्रेडेड वर्जन ही है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स का ट्रैकर मैंने बना रखा है। तो उसके अंदर मैं ट्रैक करता हूँ कि इस मंथ मैंने कितना स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट किया, कितना अमाउंट जा रहा है, और मतलब फिर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा इस मंथ मैंने इतना सेव कर लिया, पिछले महीने फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपये किए, इस महीने मैंने 1000 कर लिए। तो वो लगता है कि अगर मैं मुझे एसआईपी जो बनानी चाहिए थी 100 रुपये की, तो मैंने अगले महीने ही उसमें 10x ज़्यादा डाला। और ज़्यादा कर लिया। तो ये उसके लिए मैं एक एसआईपी या 2 एसआईपी कर सकता हूँ, बट पता नहीं मुझे मोटिवेशन नहीं आता। तो आपने कभी कंपेयर किया है कि दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट आई एम फॉलोइंग एंड दिस इज़ एसआईपी वाला जो सिस्टम है, एंड इफ आई एम इन्वेस्टिंग जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं एसआईपी में करता है एक कंसिस्टेंट अमाउंट, तो उसमें क्या डिफरेंस होता? देखिए, मेरे ख्याल से एसआईपी वुड बी ज़्यादा बेटर, क्योंकि एसआईपी में क्या होता है कि आप कंसिस्टेंटली सेम प्राइस पे, मतलब सेम कॉस्ट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आपको मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसमें आपको एनएवीज अलॉट होते हैं, वो अलग अलग टाइम पे सेम नहीं होते। बट मेरे केस में क्या होता है कि उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपने अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आपने बहुत बड़ा अमाउंट डाल दिया, तो आपको तो जो चीज़ सस्ते में मिल सकती थी आपने वो बहुत महंगे प्राइस पे खरीद लिया। तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है। और बाकी मैं थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ, जैसे स्टॉक्स में भी मैं ना थोड़ा, मेरे पास काफ़ी सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ। तो जैसे मैं विप्रो में काम करता था, विप्रो के मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स खरीद के रखे थे, जितनी नॉलेज थी वैसे अपनी स्टार्ट किया। तो भी बीच में वो स्टॉक्स मल्टीप्लाई हो गए थे, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, वैल्यू तो सेम है, बट जैसे आपके पास 100 स्टॉक्स है फॉर एग्जाम्पल, 200 हो गए। तो फिर वो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पे रिटर्न और ज़्यादा अच्छा बन सकता है। या फिर आप जैसे आईटीसी एक टाइम पे आई थिंक 200 रुपये की था, उनने काफ़ी खरीदा। जोमेटो बहुत कम पे था, मतलब मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जो यूज़ करता हूँ उसी में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो वो ऐसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। इन फ्यूचर मैं ये कर सकता हूँ कि एसआईपी में इन्वेस्ट करूँगा अपने बच्चे के लिए। आई वुड मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एज वेल, मैं उसमें भी इन्वेस्ट करूँगा। वैसे ही जनरली लोगों को पता नहीं है कि अगर आपने इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड एकदम से अगर इफ यू नीड यू आर विड्रॉइंग इट, तो उस पे टैक्स भी यू हैव टू पे। तो वो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी मोस्टली ऐसा केस तो आया नहीं है, बट जब आएगा तो जो गवर्नमेंट टैक्स उसको लेना वो तो लेगी, आप टैक्स से तो नहीं बच सकते। मतलब पता नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था दो चीज़ें, मतलब किसी यूएस में किसी बंदे ने एक आई थिंक रेडिट पे कुछ लिखा था कि आप मौत से और टैक्स से नहीं बच सकते, यू हैव टू पे, आपको देना ही देना है। इंडिया में लोग बचा लेते हैं, बट ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सब ऑनलाइन पोर्टल पे, यू हैव टू पे दैट टैक्स। तो अगर इसीलिए तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रखो। इनिशियली अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है, तो म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी स्टॉक्स वुड बी द लास्ट ऑप्शन जिसको मैं विड्रॉ करूँ। नाइस। तो इसका कोई पर्टिकुलर अमाउंट है कि वो तो टैक्स, मतलब इस परसेंटेज पे टैक्स लगता है इन्वेस्टमेंट्स में? मतलब जो आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उस पे देखो, मैं मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट मैं बता रहा हूँ जितना मुझे समझ में आता है। जैसे 100 रुपये आपने अर्न किया, 100 रुपये लगाया, उस पर आपने 10 रुपये एज अ, मतलब आपका वो बढ़ गया, 110 रुपये हो गया, तो जो 10 रुपये पे टैक्स लगेगा। अच्छा, 10 रुपये जो आपने कैपिटल गेन किया है। उस पे टैक्स। बाकी वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी जो लोग सीए हैं वो तो बोल सकते हैं, मैं गलत भी हो सकता है, पर मुझे इतना पता है, और व्हाट आई फील, ये आप राइट थोड़ा। आई थिंक ये फील्ड ही ऐसा है फाइनेंसेस का ना कि लोग ज़्यादा 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 घुसते नहीं है इसमें। लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अभी बजट आया, थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब सबके इंटरेस्ट की बात है, अगर आपके पास लगता है कि आपके पास टाइम एंड एफर्ट है, इतना टाइम दे के आप उसको समझ रहे हो कि क्या मेरे, अगर आप उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, दैट यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट दैट थिंग। अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट में हो तो आपको पता होना चाहिए, आप सीए हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्लाइंट को क्या बोलोगे, कितना परसेंट टैक्स लग रहा है। तो हमारे लिए बेसिक नॉलेज इज रिक्वायर्ड, तो बेसिक वो रखता हुआ है। वैसे एक ये भी साइड होता है इन्वेस्टमेंट का, विच आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट, कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें रिस्क भी, रिस्क भी इंक्लूडेड होता है, राइट? तो अगर से कुछ इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपने किए, यू सेड यू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स अ लॉट, एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो हमें पता ही है, इट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
तो अगर कभी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज दोज थिंग, या फिर आपने कुछ रखा है अपने माइंड में कि ठीक है ये नहीं काम किया तो दिस इज आई स्टिल हैव दिस। पैसा आपने लगाया, आपका पैसा बर्बाद ना हो उसके लिए मैंने क्या करके रखा है कि मैं तो अगर जब मार्केट गिरी है तो आई वॉन्ट विड्रॉ, ना पैसा नहीं निकालूंगा। मुझे कितनी भी ज़रूरत है आई मैनेज फ्रॉम समवेयर एल्स, बट मैं पैसा नहीं निकालूंगा, वो जो कि सबके साथ है, कोई नहीं निकालेगा, इसको नॉलेज है। बाकी आई हैव सम, जैसे मैंने आपको बताया, छोटे छोटे फंड्स आप बना के रखते हो अलग से, तो वो खर्चा मीट कर देते हैं। बाकी रिस्क तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब आप चूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहे थे इन्वेस्ट करने से पहले, तो पहले आप देख लो 4-5 साल का उसका ग्राफ कैसा जा रहा है, उसमें रिटर्न मिल रहा है लोगों को कि जस्ट पीपल आर वही सेम अमाउंट डाला है। बट अभी रिसेंटली मैंने देखा है 2-3 साल से कुछ ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लोगों को मिले नहीं है म्यूचुअल फंड्स में। तो मैं अगर जो मैंने अमाउंट डाला है वो अगर थोड़ा बहुत भी 2-4-5-10% भी उस पर रिटर्न मिल रहा है, 5% में मिला हुआ है, तो मैं विड्रॉ कर लूँगा। और अगर माइनस में है, जैसे नुकसान हो गया है, तो आई विल वेट कि भी मार्केट का ऊपर जाती है। और कभी एकदम इमरजेंसी में अगर पैसे चाहिए हो तो लाइक जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हो गया तो उसके लिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं, बट कई बार आपके हेल्थ इंश्योरेंसेस भी आपका सारा खर्चा मीट नहीं कर पाते। दैट इन दैट केस हेल्थ ज़्यादा, मतलब फैमिली की हेल्थ या जो भी है, तो पर्सन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, तो करना ही पड़ेगा फिर। वैसे अगर हेल्थ वगैरह का हो तो जैसे यू मेंशन कि इंश्योरेंस के थ्रू यू कैन मैनेज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बट जैसे पेंडेमिक आया था 2020 में, उस टाइम पे डू यू हैव एनी एडवाइस कि इस तरीके से आप इन्वेस्ट उस टाइम पे कर सकते हो विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर चाइल्ड? ओके, तो पेंडेमिक के टाइम पे तो जैसे लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया क्योंकि मार्केट वॉज बहुत नीचे गिरी हुई थी। अच्छा। अभी भी क्या है कि जो जिनको पता है उनको पता है कि अगर मार्केट गिर रही है तो उनके पास कैश रखे हो आप। आपकी जितनी नॉलेज है, आप अपने जो भी बैंक अकाउंट में पैसे आप रखते हो सेविंग अकाउंट में, तो या तो एफडी करके रख लो। एफडी वुड बी सेफ ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि भाई उस टाइम पे दिक्कत हो जाएगी, तो आप मिक्स करके रखो, एफडी भी करके रखिए। देन आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड तो बहुत महंगा हो गया है अभी, मतलब गोल्ड बॉन्ड्स की बात हो रही है जो आप, और डिजिटल गोल्ड वाली नहीं जो आप किसी ऐप से खरीदते हो वो भी नहीं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे भी अगर जिसको नहीं पता, जो आप ज्वेलरी पहनते हो उसमें भी इन्वेस्ट कर ही सकते हो। जिसको कुछ भी नहीं पता उसके लिए बोल रहा हूँ, ये तो जिसको पता है, जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको लगता है कि इसमें भी हमें नुकसान होता है कि यू हैव टू पे जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, और जब आप इसको बेचने जाते हो तब भी आई थिंक 25% कम होता है। कम हो जाता है। तो वो अगर बना हुआ है गोल्ड तो फिर तो कम हो जाएगा, वरना कुछ लोग वो भी लेते हैं वो। बिस्किट्स हम्म। बिस्किट्स लगे होते हैं। हाँ, तो टोटली अप टू यू। मेरे लिए अगर आप पूछोगे तो मैं डेफिनेटली पेंडेमिक सिचुएशंस में मैं ट्राई करूँगा कि मेरे पास जो बचा हुआ पैसा है, आई री इन्वेस्ट, मैं उसको इन्वेस्ट करूँ। तो मेरी स्ट्रैटेजी वही रहेगी कि मैं, अगर मुझे कहीं और से भी पैसा मिल रहा है, तो आई ट्राई कि मैं उसको इन्वेस्ट करूँ, क्योंकि कम प्राइस पे मुझे ज़्यादा एसेट्स एलोकेट होंगे, एनएवीज ज़्यादा मिलेगी। स्टॉक्स के प्राइसेस गिरे तो आप डायरेक्ट इक्विटी आपको ज़्यादा मिलेगी। और इसमें एक कंफ्यूजन है मुझे कि उस टाइम पे पेंडेमिक के टाइम पे आपको पैसे चाहिए भी होते हैं, राइट? क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और उस टाइम पे आप चीज़ों पे रिलाई नहीं कर सकते, यूपीआई पे रिलाई नहीं कर सकते। दैट टाइम यू नीड कैश एज़ वेल। फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट का देखोगे और कैश की अगर आपको ज़रूरत पड़ी फिर कैसे मैनेज होगा? देखिए, उस टाइम के लिए आदमी, आप अगर आप सारा जो आप अर्न कर रहे हो, हर महीने आप उतना ही खर्च कर दे रहे हो, तो आपके पास तो ज़ीरो रहने वाला है, आपका अकाउंट ज़ीरो ही रहेगा। बट आप जब बचा रहे हो, अब पहले ना लोग बोलते थे कि अच्छा तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम है तो थोड़े दिन ना तुम जॉब कर लो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो जो 1 साल, 2 साल, 3 साल लोग जो जॉब करते हैं, तो तब मुझे पता नहीं था कि भई वो जॉब क्यों कर रहे हैं। जॉब कर रहे, पैसा आ रहा है वो पता है, बट पैसा आपको ना उसमें से कुछ पैसा बचाना होता है। अब नहीं बचा रहे हो तो फिर वही आप वही उसी सेम कंडीशन पे हो जो आप 3 साल पहले थे जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया था। तो जो आप पैसा बचाते हो वो किस लिए बचाते हो कि सो दैट, जैसे मैंने बताया, आप पैसे क्यों बचाओ? पैसा आपको बचाया। वैसे पेंडेमिक तो ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि होगा नहीं होगा, कब होगा पता नहीं कुछ, बट इन्फ्लेशन इज़ अ शॉर्ट ऑफ कि वो तो होगा ही, इन्फ्लेशन तो होते ही। एंड उससे भी बड़ा जो सेक होता है वो होता है एजुकेशनल इन्फ्लेशन जो चल रहा है। अभी जैसे अभी हम भी बात कर रहे थे कि आपके टाइम पे शायद 500 से भी नीचे था प्री प्राइमरी, और अभी 5000 आ गया इन 30 ईयर्स। तो हम आगे 30 ईयर्स का तो भी इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना जाएगा। तो उसके लिए अगर पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है? आप खुद क्या अप्लाई कर रहे हो? देखिए, जब उस टाइम पे वो प्राइस ₹150 था तो
जो द पीपल वर अर्निंग एट दैट टाइम वाज आल्सो लो। देखिए इन्फ्लेशन को सोचा तो ऐसा कुछ नहीं कि इन्फ्लेशन एजुकेशन में बढ़ जाएगी तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर दूंगा, ऐसा कुछ तो सोचा नहीं है अभी। बट ये है कि हाँ, मुझे ये पता है कि अभी के प्राइसेस में और आने वाले 20 साल के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस होने वाला है। तो माइंड प्रिपेयर्ड है, तो जो भी रहेगा तो विल डील अकॉर्डिंगली। अभी से हमने कुछ स्टेप नहीं लिए। नहीं, अभी स्टेप जो सिंपल, अब आप इन्वेस्ट। अच्छा, अभी आप सिंप्लीफाई। हाँ, सिंप्लीफाइड अप्रोच ही रहे इतना। अभी मेरे को कल का भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है इवन। बट ये है कि ये होना चाहिए, दैट इज़ द थिंग कि आपको पता होना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए, नहीं तो अनप्लान चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं और आपको बहुत चैलेंजेस आते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो कि मैं ये अचानक से अब कैसे करूँगा भाई। तो प्लान तो नहीं किया बट डेफिनेटली आई विल थिंक ऑफ इट कि उस हिसाब से विल प्लान। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन हो गया, और भी एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की। और भी चीज़ें तो वो तो चलती रहती है, खर्चों के साथ वो तो चलती रहे। वो तो फिर मंथ बाय मंथ है, एजुकेशन तो फिर हायर एजुकेशन भी डिसाइड करता है ना। सिंस हम फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, अभी आफ्टर योर बेबी ऐसा कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल चैलेंज फेस किया आपने? मेरे केस में था, मैंने जैसे बेबी के आने के बाद 1 साल बहुत कम कर दिया, मतलब अपना वीडियोस डालना थोड़ा कम कर दिया। देन बाद में फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ से तो रेवेन्यू ख़त्म हो रहा है, अब तो अगेन मुझे उसको थोड़ा सा और पुश करना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी बढ़ानी चाहिए, वीडियोस अगर आप 2 डाल रहे हो तो 5 वीडियोस डाल दो। तो उस टाइप से मैंने ट्राई किया कि मैं कंटेंट पुश करूँ, ब्लॉग आर्टिकल्स ज़्यादा डालूँ। और फिर हमने जैसे नए बिज़नेस को एक्वायर किया। अभी मैंने रिसेंटली 1 साल पहले एक होस्टिंग कंपनी है paidboom.com, उसको हमने एक्वायर किया। तो उस तरीके से चीज़ें हमने की, क्योंकि सो दैट वी शैल मीट अवर चैलेंजेस, जो ऑल एंड ऑल नॉट स्पेसिफिक टू द फाइनेंसेस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये है कि हाँ, फाइनेंसेस को लेके हमको सतर्क रह के एक्शंस लेने चाहिए। आई थिंक दिस इज सच एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जैसे जैसे फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, अपनी इनकम भी बढ़ाई है आपने, एंड यू डिसाइडेड कि नहीं, मुझे ज़्यादा कमाना है सो दैट आई कैन एंड दिस मोर। वैसे एनी स्पेसिफिक लर्निंग्स एज अ पेरेंट दैट यू वुड वांट टू शेयर विद अदर पेरेंट्स? ओके, देखिए लर्निंग का क्या ही बताऊँ, मैं भी अभी मतलब इतना वेटरन नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ डेली बेसिस पे नए चैलेंजेस और नई चीज़ें कि भाई क्या होता है बच्चे के साथ, कैसे ज़िंदगी चल रही है। नो डाउट आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। कई बार तो आपको ये भी फील होता है कि यार मतलब मतलब जैसे पहले था कि आप स्लीपलेस नाइट्स नहीं होती थी, आप आराम से सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बच्चा रात में अगर उठ के वो बोला है मुझे सूसू आया है तो आपको लेके जाना पड़ेगा, है ना? नहीं तो पहले वो यार सो भाई सो जाए, क्यों परेशान करे। तो मोस्टली चैलेंजेस मेरे साथ तो ऐसे होते थे। लर्निंग इसमें यही है कि मतलब बच्चे को जैसे हमने इनिशियली आईपैड दे दिया कि भाई देखो, हाँ, तो गलत चीज़ है, वो नहीं देना चाहिए। अभी हमको लगता है कि वो छोड़ नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। उसको खाना खाना है तो उसको आईपैड चाहिए, आईपैड दे के लिए तो खाएगा ही नहीं। दूसरा मैंने ये सीखा है कि बच्चे के सामने पहले हम सब कुछ भी बोल देते थे, वो समझ नहीं पाता था। अब वो समझने लग गया है। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया, एक शब्द, जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया, प्यार-प्यार में, गुस्से में किसी से भी बोल दिया, जैसे मेरी वाइफ़ को मैंने कुछ बोल दिया, एक शब्द, मतलब जैसे कि अब वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब वो सीख जाएगा। वो ही बोलेगा, अब नाम लेके आप बोल रहे हो, तो वो आपकी अपनी माँ नहीं बोलेगा, वो नाम लेके बोलेगा। और आपने गलती से भी, आपको थोड़ा-सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, कुछ भी बोल रहे हो, वो कॉपी होके बोलना ही बोलना है उसको। तो ये सारे थोड़ी-सी है कि आपको यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट यू आर सेइंग, और थोड़ा-सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बच्चों के सामने स्पेशली। हाँ, बाकी अभी मैं इतना बड़ा पेरेंट नहीं हो गया हूँ। आई हैव ऑल्सो यू आर ऑल्सो सही 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 बोल रहे हो आप, क्योंकि अभी आप भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो हमें आपको फिर से बुलाना पड़ेगा 2-3 साल में। तब आप शायद लेटर जाओगे कि ठीक है, अब आई एम वेरी मैच्योर एज अ पेरेंट, अब मुझे समझ आता है। बट आई थिंक वो भी लर्निंग कंटिन्यूअसली रहती है, बी फाइनेंसेस, बी एजुकेशन का, जब तक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती बच्चों की, जो भी सेगमेंट्स हैं वो हमेशा लर्निंग में तो रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी एजुकेशन की बात ज़्यादा हम सब इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स लोग ना कॉन्शियस होते हैं बच्चे की पढ़ाई। अभी इसको प्री स्कूल में डालना है तो ये पढ़ाई, अभी वो कुछ भी सीख रहा है तो उसके लिए किताबें आती हैं छोटी-छोटी, उसमें एबीसीडी लिखा होता है। तो हमको लगता है कि हम सब वही लाइफ़ जी रहे हैं जो हमने कभी पता नहीं मिस करी, नहीं करी, भगवान जाने। बट वी ट्राई कि अब बेस्ट से बेस्ट कर सकें एंड कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है ना, एवरीबॉडी मोर। मतलब ठीक है, कॉम्पिटिशन क्या, लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा सबसे सुपीरियर रहे। अब वो तो सबके साथ है, इंडिया में, बाहर, हाँ जी। एवरीवन वांट्स। All right, moving on to the next round.
रैपिड फायर राउंड वेयर वी आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस और आपको इमीडिएटली उनके आंसर करने हैं। एनीथिंग। ठीक है। When it comes to education choices for your child, would you go for international or Indian education? इंडिया Reason? अभी के लिए जैसे हमने अब जैसे रैपिड फायर है फिर मुझे इसमें Reason तो देना पड़ेगा। रीज़न क्या, अभी हमने सोचा था कि अपने बच्चे को हम सब तो जो, क्योंकि स्कूलिंग सिस्टम तो ऐसे ही चलते हैं, मतलब दे आर कि वो सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं जस्ट टू पास पेपर्स, बट आई फील हमने उसको सोचा था कि हम उसको गुरुकुल में डालें, तो सो दैट ही कैन लर्न अबाउट हिज कल्चर, सो दैट वो हमारी रिस्पेक्ट कर सके, सबकी रिस्पेक्ट कर सके। पैसा तो गॉड ग्रेस वो कमा ही लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने लेकिन गुरुकुल हर जगह वैल्यूज होते हैं इंडिया। सब जगह नहीं होते और बेस्ट भी नहीं होते, मतलब थोड़ा ढूंढना पड़ता, तो हमने सोचा था साउथ में इसको भेजे जब वो 3-4 साल का हो जाए, लेकिन फिर वही है कि वी आर नॉट स्टिल फिगरिंग आउट कि क्या बेस्ट हो सकता है उसके लिए। तो इंटरनेशनल मैंने इसलिए बोला कि अगर उसको बाहर जाने का उसकी डिमांड इन फ्यूचर आती है कि मुझे बाहर जाना है, दैट वी शुड नॉट डिनाई कि भाई नहीं तुम्हें नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, तो अगर उसकी डिमांड है तो यस। वैसे हम अपने से नहीं फोर्स करेंगे क्योंकि पीपल डोंट वांट टू सेंड देयर किड्स टू अब्रॉड कि तुम वहीं बस जाओ। Right. Which mode do you prefer? बोर्ड मैंने सीबीएसई किया है तो आई वुड प्रेफर सीबीएसई, बाकी कुछ सोचा नहीं है ऐसा बस। और वो देखोगे लाइक अब जैसे बच्चा प्री स्कूलिंग के बाद तो बोर्ड देखना इम्पोर्टेंट ही है कि देखना पड़ेगा कि कैसा है। नहीं देखो, मैं ऐसे कुछ बोर्ड नहीं देखता, मुझे पता है कि स्कूल में वो जितना सीखेगा उतना सीखेगा, उससे ज़्यादा उसके जो उसका एनवायरनमेंट है जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है, घर पे आ रहा है, जिससे बात कर रहा है, वहाँ से वो ज़्यादा सीखेगा, उसकी सोसाइटी मैटर करती है, तो बोर्ड इतना ज्यादा भी मैं बोर्ड मैटर नहीं करता। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। आई वुड प्रेफर गवर्नमेंट कॉलेज क्योंकि ज़्यादा वैल्यूबल वहाँ पे चीज़ें होती हैं, और मुश्किल भी होता है। मुश्किल भी होता है एडमिशन लेना, जैसे IIT आईआईएम्स बहुत मुश्किल है, तो आई वुड प्रेफर कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट। What is the best financial advice you have received as a parent? कि खर्चों से ज़्यादा मतलब आपको अपना पैसा बचाने पे फोकस ज़्यादा रखना है। पेरेंट्स ने ये कहा है कि पैसा ज़्यादा बचाओ, मतलब सेव मोर स्पेंड लेस, नाजायज़ खर्चे मत करो, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं, सबके साथ होते हैं, और उससे कहीं न कहीं हम सब डिसएग्री भी करते हैं, नहीं पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता। बट व्हाट आई फील कि थोड़ा-सा हमें, जैसे मैंने बताया कि नो यील्ड एक्सपेंस वाला तो हाँ, low करना rate चाहिए, expense वी शुड हैव दैट। and worst financial advice. तो वर्स्ट एडवाइस मेरे एक दोस्त ने बोला था कि यू हैव टू, आपका पैसा आपको सारा जमा करना है आपके सेविंग अकाउंट्स में, तो मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला कि वो बेकार चीज़ है, दैट वी शुड नॉट डू। Any investment you wish you made earlier? इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मैंने सोचा था कि मैं जो ये अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे अर्ली करना चाहिए था, मतलब बहुत पहले, मैं 25, 26, 27 में जाके मैंने स्टार्ट किया इसको। कौन सी एज रहती है सबसे बेस्ट? मेरे हिसाब से जितना जल्दी आप कर लो, जब आप पैसा कमा रहे हो या फिर कहीं से आपको पैसा आ रहा है, ट्यूशन पढ़ा के भी पैसा आ रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा Start investing. Any one money habit you want your child to learn? अगेन मैंने बताया था जैसे कि सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम, जो भी आपको एक्स अमाउंट आ रहा है सेव एटलीस्ट 10%, 100%, 100 रुपये आ रहे हैं तो 90 ही समझो। I think you are very heavy on saving and this यस, is also क्योंकि मैंने बहुत गलतियाँ की है ना, तो मैं अपनी गलतियों से मैं खुद तो सीख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा बच्चा है वो भी सीखे। any financial fear that keeps you up at night? ऐसा तो नहीं है कि मेरे को नींद नहीं आती, नींद तो आती है, ऐसा कोई फियर नहीं है, बट फियर मैंने बताया जैसे फियर ऐसा कुछ नहीं है, पता है कि हो जाएगा, बट क्या रहता है कि कभी कभी जैसे मेरी कंपनीज है, मतलब वो बच्चों से लेके नहीं है, मतलब वो मेरी कंपनीज हैं, कभी हमें रेवेन्यू जैसे कि कोई मेरी कंपनी में प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो वो लॉस पे लॉस मेकिंग है और हमें बिल्स पे करने हैवी, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि नहीं, हाँ बिल्स तो पे करने, क्योंकि जैसे हम सब होस्टिंग इंडस्ट्री में है तो हमारे पास जो सर्वर्स हैं उनके बिल्स टाइमली जाने चाहिए, Right. तो हमें ये देखना रहता है कि वो पैसा कंपनी अकाउंट में उतना होना चाहिए, सो दैट उनके सर्वर्स डाउन ना ले। As an entrepreneur, वो हाँ ऐसा ना। हमारा था। Let's move towards parents' confession. So you have to make some confessions. Ready? Any expensive impulse purchase that you did for your kid? लगता है वो बच्चे के लिए तो कुछ भी रिग्रेट नहीं लगता, सब लगता है हाँ एवरीथिंग इज वर्थ इट। A financial habit that you need to break. फाइनेंशियल हैबिट इज लाइक कि जो अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, जैसे आप ना कई बार लेजी हो जाते हो, आपने गोल तो बना दिया कि भाई मुझे अगर मैं 1 रुपये कमा रहा हूँ तो मुझे 1000 पे जाना है, तो वो फाइनेंशियल हैबिट ऐसा है कि उसको 4 दिन तो रहती है वो, मतलब इनिशियल मोटिवेशन रहता है, फिर रहता है कि लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा अपने से, मतलब वो गलत चीज़ है, तो आई हैव टू कीप ऑन फोकसिंग कि भाई मैं ये एक्स अमाउंट को अचीव कर पाऊँ।
क्योंकि वो सबके साथ है। अगर आप 1 रुपए कमा रहे हो या फिर 1 करोड़ बना रहे हो, सबके साथ है। सबको लगेगा। हाँ, वो मुश्किल भी है कि उसको मेजरेट करना पड़ता है। बिल्कुल। All right, thank you so much. At the end, do you want to share anything with the parents who are watching this? ओके, सो बीइंग अ पेरेंट मुझे ये लगता है कि अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो डेफ़िनेटली प्यार करते रहिए बच्चों को। बट जो मैंने चैलेंज फेस किया है कि जैसे आईपैड नहीं देना चाहिए कभी भी बच्चों को, तो वो दूर रखिए। फ़ोन्स तो हमने डर के मारे नहीं दिए, बट पता चला कि आईपैड भी उसी का एक साथ। हाँ, कोई भी स्क्रीन नहीं देनी चाहिए। और अभी आज चर्चा हो रही थी कि जैसे मुझे स्पेक्स लग गए, तो बच्चे को स्पेक्स ना लग जाए, वो तो माय वाइफ वाज़ टॉकिंग अबाउट कि स्पेक्स कब लगे थे इनको? वो मुझे मेरे भाई से छोटे भाई से पूछ रही थी कि इनको स्पेक्स कब लगे थे? तो वो उसी चीज़ पे चर्चा हो रही थी कि वो आईपैड देख रहा है, कई बार वो बहुत ज़्यादा पास करके देखता है, तो उसको बोलो तो वो नहीं मानता। तो वो थोड़ा-सा आपको उस पे एक आई रखनी पड़ेगी कि अगर कुछ आप वो गैजेट्स दे भी रहे हो, तो वो इतने ऐसे पास करके ना देखें, मतलब दूर रख के या फिर आप टीवी में चला दो, दैट इज़ ओके। ये तो सारे पेरेंट्स का है। तो ये जेनेरिक है, मतलब ऑब्वियसली सब यही फील कर रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आई थिंक आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एंड जो भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे विल गेट इंस्पायर्ड। Thank you so much. That was a lot of saving advice, and I am sure you learned a lot. Got questions about managing finances for your kids? Drop them in the comments. You might get answer for that in our next episode.